हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है मर्द। दीनानाथ के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच जाकर बोला, दीनानाथ के वारिस कौन कौन है। बैठक में 30-40 लोग बैठे थे। वो सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। फिर दीनानाथ के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम था। वो व्यक्ति दीनानाथ के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला, आज से 20 साल पहले तक दीनानाथ मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो रकम ब्याज सहित 30 लाख रुपए हो चुकी है। आज मैं वो पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी को इतना कहते ही खुसुर फुसुर शुरू हो गई। दीनानाथ का बड़ा बेटा, जो सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे। वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि बिना सबूत के चला आऊँगा। मेरे पास 30 रुपए का बॉन्ड है, जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और साइन भी कर रखे। बड़ा बेटा बोला, मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 सालों तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका आना, ये सब क्या है। अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वो करार उनके साथ ही ख़त्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ इनकार करता हूँ। दीनानाथ का दूसरा बेटा, जो ठेकेदार था, बिल्डिंग बनाने का काम लिया करता था, खड़ा होकर बोला, वकील साहब, आप जिन पैसों से चल कर आए हैं, उन पैरों से चल कर आए, उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिता के जीवित होते आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला, पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि वसूलने का करार आज के दिन का था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ। यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। अगर आप अपने पिता का कर्जा देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। मगर मेरे दीनानाथ जी के साथ दोस्ताना संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं। क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है। अचानक दीनानाथ का छोटा बेटा राजेश खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए, मैं पापा का कर्जा चुकाऊंगा। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरा वार्तालाप सुन रही थी, जल्दी से भीतर आई। फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हो जी। कहाँ चुकाओगे 30 लाख रुपए। हमारे पास तो 30,000 रुपए भी नहीं हैं। आपके भाई साधन संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो। राजेश बोला, मैं अपना ज़मीन बेच दूंगा, मगर पापा का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी आंखों में आंसू भर कर बोली, आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। ईश्वर के लिए ऐसा मत कहिए। अगर ज़मीन बिक गई तो हम खाएंगे क्या। उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वो पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिता की इज्जत का सवाल है। क्या तुम ये चाहोगी कि जीवन भर पूरे गांव के सामने मैं सर झुका कर चलूँ। तू हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहती आई है, फिर आज तुम्हें क्या हो गया। क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली है। अचानक पत्नी को होश आया। उसके तेवर बदल गए। गर्व के साथ बोली, माफ़ कर दो जी, आप जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजुओं पर भरोसा है। आप हमें भूखे नहीं सोने दोगे। फिर राजेश डबल जोश के साथ वापस बैठक में आ गया। लोगों के अब भी धीमी आवाज़ में खुसुर फुसुर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोला, अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो।
या पति ने पेच कस दिया? राजेश मुस्कुराते वो बोला, वो एक मर्द की पत्नी है। वकील साहब, आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं आपको अपने हिस्से की ज़मीन दे दूँगा, मगर पिता पर कर्ज नहीं रहने दूँगा। वकील ने एक बार फिर राजेश के बड़े भाइयों की तरफ देखा, फिर कहा, क्या तुम लोग अपने भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्लज्जों की तरह सर झुकाकर बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला, आज से 30 साल पहले मैंने और दीनानाथ जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उसी समय उनकी कीमत 50,000 रुपये थी। शेयर खरीदते वक्त ये तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिया जाएगा और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वो उसकी योग संतान तक जीवित हिस्सेदार पहुंचाएगा। इस जीवित हिस्सेदार के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे। ये उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, चूँकि मैं ही वो जीवित शख्स हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है कि दीनानाथ का वो हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूँ, इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 80 लाख रुपए उनके हिस्से में आते हैं, और वो 80 लाख रुपए मैं दीनानाथ जी के छोटे बेटे राजेश को देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि राजेश ही उनका सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का स्तर चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और दीनानाथ के दोनों बड़े बेटों का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वो अपने पत्नियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। वकील के इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें राजेश को थमा दिया। ये देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर राजेश का स्वागत किया। जब राजेश दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया, तब उसकी पत्नी दौड़ कर आई और बोली, आज समझ में आ गया जी। वो बोला, क्या? वो पति से भरी आंखों से निहारते हुए बोली, ये समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर ज़रूर सुनता है, और जब वो सुनता है तो तब छप्पड़ फाड़ कर देता है। दोस्तों, हिंदी कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नई हिंदी कहानियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।